पिन नंबर 1 फीडबैक है, पिन नंबर 16 इसकी ग्राउंड है, 15, 14 और 13 नंबर पिन कंट्रोल पिन है, पिन नंबर 12 वीसीसी है, पिन नंबर 11 ड्राइव सिग्नल है, 9 और 10 ग्राउंड है। ये हमारी आईसी की कॉन्फ़िगरेशन होगी 494 की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो ये स्पेशल रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसे आप लोग मुझे अपना रिस्पांस देते हो, मैं आप लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो ये स्पेशल रिक्वेस्टेड वीडियो है कि सर, ये वीडियो मैंने आज दिन में ही इंग्लिश में अपलोड की थी, तो मुझे मैसेज आया कि सर इसी वीडियो को आप उर्दू में बना के उर्दू और हिंदी में शेयर करें। तो मैं उन सब भाइयों का, उन सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस चीज़ पे फोर्स किया कि मैं दोबारा ये वीडियो बनाऊं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं सबसे पहले, ये वीडियो है स्विच मोड पावर सप्लाई है कंप्यूटर की, ATX पावर सप्लाई जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले इसकी इन डिटेल ट्रबल शूटिंग में जाने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये सर्किट है क्या, ये काम कैसे करता है। वैसे अंधेरे में हम रिप्लेस करने, अच्छा जी ये आईसी रिप्लेस कर दो, ये कैपेसिटर रिप्लेस कर दो, अच्छा फ़लाँ सप्लाई में मैंने ये डायोड रिप्लेस किया था तो डायोड रिप्लेस करने से मेरी पावर सप्लाई ठीक हो गई थी। अरे भाई, ऐसा नहीं है। आप उसको समझो कि इसके अंदर हो क्या रहा है। बिल्कुल कैसे समझें आप, जिस तरह से एक प्लम्बर जब वो किसी पाइप को पकड़ता है और वो देखता है कि इसमें से पानी गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा, इसमें से वाटर फ्लो है या नहीं है, यहाँ पे ये वाल खोलने से यहाँ से पानी गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा। अगर नहीं गुजर रहा तो इसका मतलब ये वाल स्टक है। बिल्कुल आप उसी तरह ही, आप एक प्लम्बर की तरह, आप अगर आप सर्विस इंजीनियर हो, आप एक टेक्नीशियन हो, आप एक इलेक्ट्रीशियन हो, तो आपको सर्किट के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो वो है क्या। ऐसे नहीं है कि जी ये FET रिप्लेस कर दो, अच्छा FET का मसला नहीं है, वैसे ही रिप्लेस आपने अंधेरे में नहीं करो भाई। हाँ, एक चीज़ डिटेक्ट होती है, अच्छा ये चीज़ जली हुई है, वो ठीक है जी, ये बर्न आउट हुई है, तो आप उसको क्यों ढूंढो। आप जब भी काम करते हैं तो उसमें आप ढूंढें, उसका रीज़न तलाश करें कि ये किस वजह से बर्न आउट हुई है। जब आप वो क्यों का जवाब ले लोगे, क्यों और कैसे, जब भी आप काम करते हैं आप कहते हो कि चाहिए ये कंपोनेंट रिप्लेस कर दे, दो सवाल होने चाहिए, क्यों रिप्लेस करूं। जब आप क्यों का जवाब ढूंढ लोगे तो यकीन मानिए कि आपको ये सर्किट ऐसे बिल्कुल उस प्लम्बर की तरह होगा कि जैसे वो पाइप को तलाश करके उसमें से गुजर रहा होता है। तो चलें अपने सर्किट को तलाश शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका जी चाहे तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखना चाहें तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लीजिएगा। बिल्कुल सेम स्विचिंग मोड पावर सप्लाई की तरह हमारे पास एक फिल्टर एंड प्रोटेक्शन सर्किट है, उसके बाद रेक्टिफायर सेक्शन है जहाँ पे DC बस है, वहाँ पे हमें मिलेंगे DC वोल्टेज। AC अप्लाई की, AC प्योरीफाई होने के बाद यहाँ मिल गई। आगे हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर आ जाएगा, इसको हम डिटेल में देखेंगे अभी। वहाँ से आके हमारी पावर सप्लाई दो हिस्सों में हो जाती है, एक है स्टैंड बाई पावर सप्लाई और एक है मेन पावर सप्लाई। स्टैंड बाई पावर सप्लाई, मेन पावर सप्लाई काम नहीं करेगी, पहले हमारी स्टैंड बाई पावर सप्लाई एक्टिवेट हो जाएगी। स्टैंड बाई पावर सप्लाई एक्टिवेट होकर एक वोल्टेज जनरेट करेगी जिसको हम कहते हैं बाइसिंग वोल्टेज या VCC, जो कि यहाँ पे पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर जो PWM कंट्रोलर है, SMPS कंट्रोलर है, उसको पावर अप करेगी। इसने पहले ऑन होकर उसको पावर देनी है। जब तक उस IC को पावर नहीं मिलेगी वो काम करने के काबिल नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद एक सिग्नल बनाएगी जिसको हम कहते हैं PG सिग्नल, पावर गुड सिग्नल। ये पावर गुड सिग्नल प्रोसेसर को जाएगा, प्रोसेसर अपने आप को रीसेट कर लेगा, इनिशियलाइज कर लेगा। जब प्रोसेसर इनिशियलाइज हो जाएगा और कोई भी शख्स आके PC के अंदर जो पावर ऑन बटन है उसको प्रेस करेगा तो यहाँ पे एक पावर ऑन कमांड आएगी। वो पावर ऑन कमांड आके हमारी मेन सप्लाई को ऑन करवाएगी।
जब मेन सप्लाई ऑन होगी तो उससे आगे पावर सप्लाईज आगे जनरेट होंगी, वो पावर सप्लाई जनरेट होकर पीसी को जाएंगी, हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा और ये वापसी रेगुलेट भी करेगा, फीडबैक भी देगा और उसमें मॉनिटरिंग सर्किट भी है ओवर वोल्टेज के लिए। तो हमारी ये सप्लाई काम करेगी। चलें अब चलते हैं डायग्राम की तरफ। यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आते हुए हमारे पास अगर देखें, हमारे पास दो लाइनें आ गई, एक को हम बोलते हैं लाइन और एक को कहते हैं न्यूट्रल। ऊपर देखें तो सबसे पहले फ्यूज़ आ गया। फ्यूज़ हमारा प्रोटेक्शन के लिए, ओवर करंट के लिए। साथ ही अगर देखें तो एक हार्मोनिक्स को रिमूव करने के लिए कैपेसिटर है और साथ ही एक एनटीसी लगा हुआ है। ये एनटीसी किस लिए लगाया जाता है कि जो कैपेसिटर हैं जो ही ऑन होते हैं तो वो यकदम सर्ज करंट ड्रा करवाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करंट ड्रा करवाते हैं। उसको बचाने के लिए एनटीसी लगाया जाता है। ये एक लम्हे तक उसको कंट्रोल करवाता है। कंट्रोल करवाने के बाद लेवल में आ जाती है सप्लाई। जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ये अपनी रेजिस्टेंस नेगेटिव की तरफ ले जाकर उस सर्किट को भी मेंटेन करवाएगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी है। आगे देखिए तो एक रेजिस्टर और कैपेसिटर, ये हमारा ट्यून नेटवर्क हो गया। EMI फिल्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आगे है Z1 वोल्टेज अरेस्टर है जो कि ओवर वोल्टेज की सूरत में शॉर्ट होकर, इंटरनली शॉर्ट होकर, मेटल MOV है, MOV शॉर्ट होकर इस फ्यूज़ को बर्न करवा देगा। तो नतीजतन क्या होगा कि हमारी करंट फ्लो यहाँ से होने के बाद फ्यूज़ को बर्न करवा देगा तो हमारी लाइन कट हो जाएगी, जो फेज़ है वो आना ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होगा कि हमारे आगे नेक्स्ट सर्किट को वोल्टेज नहीं जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आगे एक कॉइल आ गई, इंडक्टर आ गया, इनपुट फिल्टर है। वहाँ से आगे देखें तो ड्यूल लाइन फिल्टर है, ड्यूल लाइन फिल्टर और साथ में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये मिलकर एक ट्यून नेटवर्क बनवाते हैं और एक बैंड पास करवाने के बाद आगे आ जाइए तो आगे C2 C3 फिर दोबारा कैपेसिटर लगे हुए हैं जो कि हाई फ्रिक्वेंसी को रिमूव करते हैं। इससे आगे देखें तो आगे हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर आ गया। ब्रिज रेक्टिफायर के दोनों एंड पे AC मिलेगी, दरमियान में से हमें दोनों कैथोड और दोनों एनोड से हमें एक DC मिलेगी। आगे आ जाइए, यहाँ पे लगा हुआ है एक स्विच। ये है 115 115 वोल्ट और 220 वोल्ट के लिए है। अगर ये स्विच 230 पे है तो ये हमारी जो DC वोल्टेज है वो डायरेक्टली C5 C6 पे चले जाएंगे। C5 C6 DC कैपेसिटर हैं, ये चार्ज हो जाएंगे, दोनों सीरीज में चार्ज होंगे। अगर हम 115 पे कर देंगे तो ये वोल्टेज यहाँ पे आ जाएंगे DC वोल्टेज, और साथ में हमारा जो Z2 है वोल्टेज अरेस्टर वो 115 के लिए 115 वोल्ट पे वो काम करना शुरू कर देगा। वो प्रोटेक्शन उसकी 115 वोल्ट वाली ऑन हो जाएगी। अभी हमारे पास ये वोल्टेज यहाँ पे आ गया। साथ है दो रजिस्टर जो कि पावर ऑफ करने की सूरत में इन कैपेसिटर्स को डिस्चार्ज करवा देंगे। आगे देखिए तो ये वोल्टेज लाइन सीधी आई और यहाँ पे Q1 के कलेक्टर पे आके रुक गई। साथ ही डायोड है जो कि रिवर्स बायस है। नेगेटिव लाइन को देखें तो इस CQ2 के एमीटर पे आके सप्लाई रुक जाएगी क्योंकि ये भी ऑफ कंडीशन में है और ये डायोड रिवर्स बायस है, इसलिए ये दोनों काम नहीं करेंगे। इससे नेक्स्ट हम चले जाएं, ये सप्लाई का आगे यहाँ पे नोड बन रहा है, यहाँ पे दोनों लाइनें ये देखें नीचे आ गई। हमने ये सर्किट डिस्कस कर लिया, फिल्टर एंड प्रोटेक्शन सर्किट। तो फिल्टर एंड प्रोटेक्शन सर्किट हमारा हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे आगे हमारी हो गई DC बस, तो ये हमारी हो गई DC बस। इससे नेक्स्ट जो सर्किट हम डिस्कस करेंगे वो है स्टैंड बाई पावर सप्लाई। ये दोनों लाइनें आ गई यहाँ पे, तो ये दोनों लाइनें पॉजिटिव वोल्टेज अगर आप देखिए तो यहाँ पे आके T6 के वाइंडिंग में आ गए, यहाँ से आके इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आ गए और नेगेटिव लाइन इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे आ गए। ये एक स्टैंड अलोन इन्वर्टर है जो कि हमें पावर जनरेट करवा के देगा। ये फिक्स वोल्टेज ऑसिलेटर है यहाँ पे जो कि फिक्स फ्रिक्वेंसी है
उसको कोई गरज नहीं कि वोल्टेज रेगुलेशन है या नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड रेगुलेटर, स्टैंडर्ड चॉपर है। और ये कहाँ पे लगा हुआ है, अगर हम देखें तो ये ट्रांसफार्मर छोटा, एक बड़ा ट्रांसफार्मर पीएफसी, इसके बाद एक छोटा सिग्नल ट्रांसफार्मर है, और उससे आगे देखें तो पावर ट्रांसफार्मर छोटे वाला। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, एक सप्लाई को बिल्ड करवाएगा। ये सप्लाई इसकी सेकेंडरी से हमें, दो सेकेंडरी हैं आपस में सेंटर टैप्ड हैं। यहाँ पे D30 डायोड है। ये डायोड क्या करवाएगा, 12 वोल्ट को स्विच करवा के अगर हम देखें तो इस आईसी की पिन नंबर 12 पे ले आएगा। दोबारा देखिए, ये वोल्टेज रेक्टिफाई होने के बाद TL494 आईसी के पिन नंबर 12 पे आ गए। और साथ ही अगर हम देखेंगे तो यही वोल्टेज इस रजिस्टर में से होते हुए D14 से होते हुए इस जगह पे, इस कलेक्टर पे इस ट्रांसफार्मर की सेंटर ट्रेप पे आ गए। इसकी दूसरा एंड, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का दूसरा एंड Q4 पे है और एक एंड Q3 पे है। दोनों के कलेक्टर पे आके रुक गया। और साथ ही ये बाइसिंग भी हो रही है। आगे यहाँ से ये रिवर्स नहीं जा सकता क्योंकि ये डायोड रिवर्स में लगा हुआ है। अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे फिर दोबारा, एक D28 लगा हुआ है। ये डायोड तकरीबन 6 से 8 वोल्ट 9 वोल्ट तक ये यहाँ से मिलेंगे हमें वोल्ट। इस कैपेसिटर पे 25 वोल्ट का कैपेसिटर है, यहाँ पे आके हमें 6 से 9 वोल्ट तक मिलेंगे। ये वोल्टेज हमें 7805 आईसी लगी हुई है, रेगुलेटर है। इस रेगुलेटर से आउटपुट पे हमें मिल जाएंगे 5 वोल्ट एसबी। ये वोल्टेज मिले C24 पे, हमें ये वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट यहाँ पे होने चाहिए। यहाँ से ये यही 5 वोल्ट अगर देखें तो गुजरते हुए इस जगह पे आ गए, जिसको कहते हैं PS ऑन सिग्नल, पावर सोर्स ऑन या PSU ऑन या पावर सप्लाई ऑन। अभी ये 5 वोल्ट डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। इसने क्या किया, R31 से होते हुए इस कैपेसिटर को चार्ज करवा दिया। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, क्या होगा कि ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसका बेस पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज है। जब पॉजिटिव हो गया तो ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, कट ऑफ हो जाएगा। जब ये कट ऑफ है तो यही वोल्टेज अगर देखें तो हमें इस ट्रांजिस्टर को भी ऑफ रखवाएंगे। जब ये ऑफ रखवाएंगे तो क्या होगा कि हमारी जो कंट्रोल पिन है, पिन नंबर 13, यही वोल्टेज अगर देखिए तो पिन नंबर 13 को आकर ऑफ रखवाएंगे, कंट्रोल पिन को हाई करवा देंगे। जब ये कंट्रोल पिन हाई होगी तो ये आईसी ऑफ कंडीशन में रहेगी, ये आईसी ऑफ कंडीशन में रहेगी। अभी हमारे पास क्या हो गया, वोल्टेज बने 12 वोल्ट बनने के बाद इस आईसी को मिल गए VCC वोल्टेज मिल गए। ग्राउंड कॉमन है, ग्राउंड कनेक्टेड है ऑलरेडी। और साथ में वोल्टेज देने के साथ ही एक डिसेबल सिग्नल भी इस पे पहुंचा दिया कि अभी आपने ऑन नहीं होना। और साथ में अगर ये सिग्नल देखें तो ये वोल्टेज आ गए LM393 वोल्टेज कंपैरेटर है। ये क्या करता है, इसके पास एक रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस सोर्स है। वो रेफरेंस कहाँ से जनरेट होता है, वही जो वोल्टेज हमने यहाँ पे अप्लाई करवाए थे हाई वोल्टेज, वही वोल्टेज इस रेफरेंस को मिल जाएंगे पिन नंबर 5 पे। पिन नंबर 5 पिन नंबर 3 को कंपेयर करेगा। कंपेयर करने के बाद पिन नंबर 7 से लूप बैक करवाएगा। लूप बैक करवाने के बाद पावर गुड सिग्नल PG सिग्नल ऑन करवा देगा। जब ये PG सिग्नल ऑन है और ये CPU को पावर सप्लाई चली जाएगी, प्रोसेसर को इनिशियलाइज करवा देगा, रीसेट करवा देगा। वो कमांड लेने के लिए एक्टिव होके बैठा रहेगा। अभी हमने ये सप्लाई डिस्कस कर ली। ये सप्लाई हमारी है स्टैंड बाई पावर सप्लाई, ये आ गई। इसको हम कहेंगे, ये हमारी होगी स्टैंड बाई पावर सप्लाई। अभी किसी ने आके CPU का बटन ऑन किया, प्रेस किया, तो क्या होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0 वोल्ट टू रन, 5 वोल्ट टू स्टॉप।
इस पिन पे अगर 5 वोल्ट होंगे तो ये सिस्टम स्टॉप रहेगा। अगर कोई इसको कनेक्ट करवा देगा ज़ीरो के साथ, तो जो ही हम प्रेस करते हैं ज़ीरो के साथ, तो क्या होता है कि इस ग्रीन वायर पे 0 वोल्ट सिग्नल आता है। नॉर्मली यहाँ पे 5 वोल्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि इस रजिस्टर नेटवर्क से होते हुए आते हैं, R23 से होते हुए। नॉर्मली इस पे 5 वोल्ट खड़े हैं, लेकिन जो ही किसी ने इसको ग्राउंड के साथ मिला दिया, तो अगर हम यहाँ पे इन दो वायर्स को आपस में जंपर करेंगे, ग्रीन और किसी भी ब्लैक वायर के साथ जंपर कर देंगे, तो क्या होगा कि हमारी पावर सप्लाई ऑन होनी चाहिए और होगी। क्योंकि हमारा सर्किट कहता है कि 0 वोल्ट होने से फिज़िकली क्या होता है कि जो ही हम इसको 0 वोल्ट अप्लाई करवाएंगे तो ये कैपेसिटर लो लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बन गया। ये रजिस्टर और साथ में यहाँ पे ग्राउंड अप्लाई हो गया, तो ये इसका वोल्टेज लेवल डाउन होगा। तो ये डाउन होने से, क्योंकि कैपेसिटर है, स्लोली डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होने से इस कलेक्टर को भी, इसके कलेक्टर पे भी वोल्टेज वेरिएशन आएगी, चेंज आएगी, और स्लोली ये वोल्टेज लेवल यहाँ पे डाउन होना शुरू हो जाएगा। जो ही डाउन होगा तो 494 IC जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर है हमारा, वो सॉफ्ट स्टार्ट लेना शुरू कर देगा, फ्रीक्वेंसी को बनाना शुरू कर देगा। पिन नंबर 8 और पिन नंबर 11, अगर पिन नंबर 8 को देखेंगे तो सीधा जाके Q3 के बेस पे कनेक्टेड है। पिन नंबर 8 Q3 के बेस पे कनेक्टेड है, और पिन नंबर 11 को देखेंगे तो ये डायरेक्टली Q4 के बेस पे कनेक्टेड है। तो क्या होगा, पिन नंबर 8 और पिन नंबर 11 आपस में इस तरह से फ्रीक्वेंसी जनरेट शुरू कर देगी। 8 का सिग्नल अगर पॉजिटिव की तरफ है तो उस वक्त 11 नेगेटिव होगी। अगर वो पॉजिटिव है, वो ग्राउंड लेवल पे है, तो ये हाई लेवल पे होगी। एक हाई होगी, एक लो होगी, दोनों एक दूसरे के इन्वर्टेड सिग्नल होंगे, अपोजिट होंगे। उसको हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होगा। अभी हम बात कर रहे हैं इस सर्किट की। जो ही हमने प्रेस किया बटन और कंप्यूटर ने क्या किया, इंटरलॉक करवा दिया प्रोसेसर ने। जब इंटरलॉक हो गया तो ये पिन हमारी परमानेंट डाउन हो गई, 0 वोल्ट हो गया। तो ये पावर सप्लाई स्विचिंग शुरू कर देगी। जब इसने स्विचिंग शुरू की, यहाँ पे अभी दोनों ट्रांजिस्टर, कभी ये ऑन है तो ये ऑफ होगा, ये ऑन है तो ये ऑफ होगा, बार बार इस तरह ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएंगे। जब ये ऑन ऑफ शुरू होंगे तो क्या होगा कि ये ट्रांसफार्मर इसमें से करंट फ्लो करवाएंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 डायोड लगे हुए हैं, दोनों डायोड में से ग्राउंड गुजरेगा, ग्राउंड लेवल होते हुए इस ट्रांजिस्टर में से होते हुए ये हमारा पॉजिटिव वोल्टेज पे हमारा सिग्नल जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये सिग्नल सेकेंडरी में होगा। अगर सेकेंडरी को देखें तो ये एंड T2 का ये एंड और ये 2 कॉइलें आपस में आउट ऑफ फेज हैं दोनों का। ये डॉट इधर देख लें, ये डॉट इधर देख लें, तो इट मीन्स कि ये दोनों कॉइल्स आपस में एक दूसरे के आउट ऑफ फेज हैं। तो ये वोल्टेज अगर देखेंगे, जो यहाँ पे सिग्नल बनेगा वो D3 R7 R6 से होता हुआ Q1 के बेस पे अप्लाई हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव सिग्नल Q1 के बेस पे अप्लाई हुआ है तो Q1 का कलेक्टर ऑलरेडी पॉजिटिव, उस पर वोल्टेज मौजूद खड़े हैं कैपेसिटर वाले, ये वाले वोल्टेज इस पर मौजूद खड़े हैं। तो यही वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज इसमें से गुजरेंगे, ट्रांजिस्टर में से गुजरते हुए, तो ये देखिए वापस इस कॉइल में से आते हुए, तो ये इसकी कॉइल का एक हिस्सा, कुछ हिस्सा उसने इस ट्रांसफार्मर में से, सिग्नल ट्रांसफार्मर में से गुजारा है ताकि फीडबैक को मेंटेन रखे। ये सिग्नल क्या करेगा, यहाँ से होता हुआ ये वोल्टेज जो पावर है, ये यहाँ से होते हुए, यहाँ से इस कॉइल से होते हुए, इस कॉइल से होते हुए, C7 से होते हुए, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी है तो ये सिग्नल कैपेसिटर इसको इजी पाथ देगा। तो ये ऊपर वाला कैपेसिटर C5 जो है हमारा उस वक्त काम करेगा। पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से चले, ट्रांजिस्टर ऑन है, इसके ऑन होने से यहाँ से होते हुए
इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में से गुजरे और गुजरने के बाद जो हमारा पावर पीएफसी ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी में से गुजरे और यहाँ पे आके सर्किट मुकम्मल हो गया। अभी जब दूसरा उस वक्त क्या है कि ये चूँकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग आपस में आउट ऑफ फेज़ है। अगर ये एंड पॉजिटिव है तो ये एंड नेगेटिव है। जब ये एंड नेगेटिव है तो ये कैपेसिटर उस वक्त ऑफ कंडीशन में है, सो दैट एक ट्रांजिस्टर काम करेगा एक वक्त में। अभी नेगेटिव साइकिल आ गया दूसरा। अगर पिन नंबर 8 ने स्विच करवाया तो मैं कहता हूँ कि Q1 ऑन हो गया। अगर पिन नंबर 11 ऑन होगी, पिन नंबर 11 पे सिग्नल आएगा तो उसकी वजह से Q4 और सिग्नल की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो हमारा ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा। इसके पॉजिटिव होने से Q2 जो है वो ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन हुआ तो यहाँ पे ये देखें तो नेगेटिव लाइन ऑलरेडी खड़ी है, तो ये नेगेटिव वोल्टेज को गुजारेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ से फिर ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया या ऊपर तो जा नहीं सकते। तो ये हमारा सिग्नल यहाँ से आया उसी रास्ते से। पहले हमने पॉजिटिव वोल्टेज गुजारे थे, तो अभी नेगेटिव साइड से नेगेटिव लाइन गुजरी और जाके वापसी आके इससे होते हुए C6 इस कैपेसिटर के वोल्टेज लेवल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आके एक ट्रांजिस्टर को एक कैपेसिटर ड्राइव करवाएगा, दूसरे ट्रांजिस्टर को दूसरा कैपेसिटर ड्राइव करवाएगा। इसको कहते हैं हाफ ब्रिज SMPS टेक्नोलॉजी। नॉर्मल SMPS के अंदर एक ही कैपेसिटर होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है। कैपेसिटर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में से एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज गुजरते हैं। लेकिन जब हमें करंट की मिकदार ज़्यादा चाहिए तो हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि हम करंट का फ्लो बार बार स्वीप करवाते हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा इंड्यूस होता है। इसके इंड्यूस होने से हमें वोल्टेज, हमें आउटपुट करंट ज़्यादा मिलती है। दोनों ट्रांजिस्टर आपस में एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। एक ऑन होगा तो दूसरा ऑफ होगा, एक ऑन है तो दूसरा ऑफ है। इससे करने से एक दफ़ा हमारे पॉजिटिव वोल्टेज गुजरेंगे, करंट की डायरेक्शन एक तरफ होगी, और दूसरी बार करंट की डायरेक्शन दूसरी हो जाएगी। तो ट्रांसफार्मर हमारा बार बार स्वीप करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, क्योंकि एक दफ़ा हम पॉजिटिव वोल्टेज ये अप्लाई करवाएंगे और दूसरी दफ़ा हम वोल्टेज करंट का फ्लो अपोजिट हो जाएगा। जब ऐसा करने से इसका फ्लो बार बार चेंज होगा तो हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग मिलेगा, सेकेंडरी में हमें ज़्यादा इंडक्शन मिलेगी। तो हाफ ब्रिज में जब हम ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, नॉर्मल SMPS के अंदर एक डायोड यूज़ किया जाता है, तो हाफ ब्रिज टेक्नोलॉजी में हम 2 डायोड यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, तो ये मल्टी आउटपुट ट्रांसफार्मर है, PFC है। यहाँ से हमें +12 वोल्ट मिल गए, +5 वोल्ट मिल गए। ये एक सेट लगा हुआ है डायोड का, एक सेट ये लगा हुआ है। यहाँ पे इंडक्टर है, तो इससे गुजरते हुए हमें ये वोल्टेज मिलते जाएंगे। -5 है, -12 है, +3.3 है। तो जब ये वोल्टेज मिलना शुरू हो गए तो अगर हम देखेंगे तो एक लाइन यहाँ से चल रही है साथ। अभी इसको देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे आके एक नोड ये बन गया, +12 और ये -12। ये 2 वोल्टेज आपस में मिलाकर उसने R27K की रिले है, +-12 वोल्ट को सेंस उसने कर लिया यहाँ पे आकर। अभी +5 को देखें तो ये वोल्टेज आए यहाँ पे आके इस कैपेसिटर के साथ इसने इश्तराक किया और यहाँ पे आके +-5 वोल्ट को उसने सेंस करके R26 से गुजारा और इस समिंग पॉइंट पे आके उसने सम करवा दिया। ये होगी हमारी फीडबैक। ये है वोल्टेज का लेवल। वोल्टेज का लेवल अगर कम या ज़्यादा होगा थोड़ा बहुत, तो ये उसकी करेक्शन के लिए पिन नंबर 1 पे चली जाएगी। पिन नंबर 1 TL494 की पिन नंबर 1 फीडबैक है। यहाँ पे आपको फीडबैक मिलेगी। अगर आपकी सप्लाई के वोल्टेज रेगुलेट नहीं हो रहे, उसमें फ्लक्चुएशन है, तो आप इस पे मॉनिटर करें पिन नंबर 1 पे,
तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम मिलेगी। अभी देखिए इस आईसी पे है क्या, पिन नंबर 8 ड्राइव होगी एक साइड की, पिन नंबर 7 ग्राउंड है और पिन नंबर 6, 5, 4, 3, 2 आपस में इसकी प्रोग्रामिंग रजिस्टर लगे हुए हैं और ये भी प्रोग्रामिंग रजिस्टर हैं जो कि फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करवाने के लिए हैं। जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए वो यहाँ से हम इनकी वैल्यू एडजस्ट करने के बाद हम वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करवाते हैं। पिन नंबर 1 फीडबैक है, पिन नंबर 16 इसकी ग्राउंड है, 15, 14 और 13 नंबर पिन कंट्रोल पिन है, पिन नंबर 12 वीसीसी है, पिन नंबर 11 ड्राइव सिग्नल है, 9 और 10 ग्राउंड है। ये हमारी आईसी की कॉन्फ़िगरेशन होगी 494 की। ये फीडबैक हमें मिल गई। साथ में अगर देखें तो 3.3 वोल्ट को उसने एक अलहदा से स्टेबलाइज़र लगवा दिया, 3.3 रेगुलेटर है। इस पे उसने एक TL431 वोल्टेज रेफरेंस लगवा दिया जो कि इंटेलिजेंट जीनर है, 3 पिन वाला ट्रांजिस्टर टाइप है। इसको साथ उसने एक Q13 ट्रांजिस्टर लगा दिया। ये क्या करेगा, इस वोल्टेज को मॉनिटर करेगा और ये वायर हमारी मदरबोर्ड से आ रही होती है। ये किस लिए लगाई जाती है, क्योंकि 3.3 वोल्ट प्रोसेसर के वोल्टेज हैं, इसमें किसी किस्म की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। बाकी सप्लाईज के अंदर हो सकती है, बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन 3.3 को कंट्रोल हर हाल में करना है और ये इंश्योर किया जाता है, ये मदरबोर्ड से ये वोल्टेज वापसी सेंस करके यहाँ पे लाई जाती है और इस सेंस को 3.3 करता है यहाँ पे आके। ये देखें तो इसको फीडबैक में नहीं रखा, यहाँ पे फीडबैक में नहीं रखा, उसने इसको अलहदा से रेगुलेटर लगा दिया सर्किट। तो ये हमारा रेगुलेटर सर्किट आ गया। अभी आगे कंडीशन एक और, अगर तो वोल्टेज कम होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कंप्यूटर है, अगर ये वोल्टेज ज़्यादा हो गए, इंक्रीज हो गए, तो क्या होगा कि हमारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। उसको बचाने के लिए पावर सप्लाईज के अंदर +5, -5 ये इन वोल्टेज को लगाने के लिए ओवर वोल्टेज सर्किट लगा दिया। ओवर वोल्टेज सर्किट नॉर्मली क्या करता है कि ये इनएक्टिव होता है, ये काम नहीं कर रहा होता, ये प्रोटेक्शन सर्किट है। लेकिन ये कैसे काम करता है ये देखें तो यहाँ पे रजिस्टर डायोड, रजिस्टर डायोड, रजिस्टर, ये एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बना हुआ है। यहाँ पे जीनर डायोड लगाए हैं, ये सारे के सारे मिलकर 5 वोल्ट और 3.3 को उसने सम करवा के यहाँ से D27 से गुजार के इस पॉइंट पे ले आया। यहाँ से इसको समिंग पॉइंट पे ला के इन दोनों को सम करवाया, यहाँ पे उसको इसके साथ जमा करवाया। जब ये समिंग पॉइंट करवा के इस डायोड से गुजारा, अभी यहाँ पे हमारा फाइनल एरर मॉनिटर होगा। किसी भी पावर सप्लाई ने कोई कमी बेशी की, कोई वोल्टेज अपने लेवल से ज़्यादा हुए, तो उसी वक्त क्या होगा, हमारा Q6 जो है वो क्या करेगा, कंडक्ट कर जाएगा। जो ही ये कंडक्ट करेगा तो इसके कंडक्ट करने से अगर ये देखें तो ये ग्राउंड लेवल क्या होगा, ये अप्लाई होगा PNP ट्रांजिस्टर पर। दोबारा देख लें, वोल्टेज बढ़ने से ये हमारा ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर गया, तो जो ग्राउंड लाइन है ये क्या होगी, इस पे अप्लाई होगी। जब इस पे अप्लाई होगी तो उस वक्त बहुत मज़े की बात है कि जो हमारा ये सिग्नल अगर देखें, जो कि हमारा पावर ऑन सिग्नल था, यही सिग्नल इस डायोड से होता हुआ ये सीधा आके इसको डीएक्टिवेट करवा देगा। हमारी पावर सप्लाई फिर से ऑफ हो जाएगी। अभी पावर सप्लाई चल रही थी लेकिन कोई वोल्टेज अपनी लिमिट से बाहर गए, चाहे एक हो चाहे सारे हों। अगर फीडबैक काम नहीं कर रही, फीडबैक सर्किट काम नहीं कर रहा और ये वोल्टेज ज़्यादा हुए, जो ही ज़्यादा होंगे तो हमारी ये सर्किट हमारा एक्टिवेट होने के बाद इस सिस्टम को ऑफ करवा देगा। जब ये ऑफ करवा देगा तो फिर हमारा काम ख़त्म हो गया। अभी होता क्या है कि हम पावर ऑन करते हैं, एक दफ़ा CPU का फ़ैन चलता है, चलने के बाद ऑफ हो जाता है। वैसे उसमें क्या होगा कि या तो हमारा ये सिग्नल डिस्टर्ब हो रहा है
इसको जो ही हमने ऑन किया, ऑन करने से पावर सप्लाई ऑन हो गई वक्ती तौर पे, लेकिन उसको इंटरलॉक नहीं मिला। इंटरलॉक कहाँ से मिलता है? मदरबोर्ड से। अगर तो मदरबोर्ड के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पे आपका पीजी सिग्नल भी मिस हो सकते हैं। जो पीजी सिग्नल है, पावर गुड सिग्नल, ये सिग्नल अगर ये मिस हो गया तो उससे क्या होगा कि आपका सीपीयू रीसेट नहीं होगा और वो दोबारा हैंग स्टेट में, ऑफ स्टेट में चला जाएगा। जब ऑफ स्टेट में होगा तो वो इंटरलॉक नहीं करवाएगा। ये प्रॉब्लम हो सकता है, आपके सीपीयू में प्रॉब्लम हो सकता है, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं? इसको करें कनेक्ट ग्राउंड के साथ। अगर तो पावर सप्लाई ऑन होती है तो आप सीपीयू की तरफ टेस्ट करेंगे। अगर इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने से फिर भी ये काम नहीं करता तो दैट मीन्स एक दफ़ा पावर सप्लाई ऑन होती है तो उसको कोई ना कोई चीज़ ऑफ करवा रही है। तो पावर सप्लाई को आप सेपरेट करिए। सेपरेट करने के बाद इस सिग्नल को रिमूव कर दीजिए। इसको रिमूव करेंगे कैसे? Q5 को रिमूव कर दें, या इस पिन को जहाँ से जंपर होके आ रही है इसको रिमूव कर दें, तो आपकी सप्लाई, ये सर्किट डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल होने से क्या होगा कि हमारी ये सप्लाई इंडिपेंडेंटली ऑन हो जाएगी। जब ऑन होगी तो उससे क्या होगा कि हमारे वोल्टेज बनना शुरू हो जाएंगे। जब ये वोल्टेज बनेंगे तो हमें पता चल सकेगा कि कौन से वोल्टेज अपनी लिमिट से ज़्यादा है। यहाँ से भी हम कर सकते हैं। इसमें से जो वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं, इसको आप, ये दो डायोड लगे हुए, इन दोनों डायोड्स को रिमूव कर दें। इसको एक एक एंड रिमूव कर दें तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये हमारा प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, या यहाँ से जनरेट हो रहा है। अगर ये एक दफ़ा ऑन होता है, हो सकता है ये कैपेसिटर काम नहीं कर रहा। अगर ये कैपेसिटर काम ना करे तब भी ये प्रॉब्लम होगा। अगर कोई ट्रांजिस्टर प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको आप जब भी टेस्ट करते हैं तो आप बाई पार्ट चेक कीजिए। तो इस सप्लाई को हमने कैसे पढ़ा आज? इनपुट वोल्टेज सर्किट, प्रोटेक्शन हुई, प्रोटेक्शन होने के बाद वोल्टेज रेक्टिफाई किए, वोल्ट ड्राइवर बस पे आ गए, डीसी बस पे आ गए। डीसी बस पे आने के बाद यहाँ पे हमने कहा कि ये इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे ड्राइव सिग्नल नहीं है, तो वोल्टेज हम ले आए यहाँ पे। ये हमारे 330 वोल्ट डीसी आ गए इस इन्वर्टर पे। तो ये इन्वर्टर ये हर वक्त ऑन रहेगा। इसको कहते हैं स्टैंड बाई पावर सप्लाई। ये ऑन है, इसके ऑन होने से 5 वोल्ट मिले हमें यहाँ पे, और यही 5 वोल्ट पावर गुड सिग्नल बनेगा। और साथ में ये वोल्टेज आके पिन नंबर 12 पे आके वीसीसी बनी। ये सप्लाई यहाँ पे पहुँचने के बाद ये आईसी हमारी वेट स्टेट में चली गई। अभी तक इसने काम शुरू नहीं किया। यही 5 वोल्ट हमने कहा यहाँ पे पहुँचे। जो ही किसी ने सीपीयू ऑन किया, ये वोल्टेज ड्राइव होते हुए पिन नंबर 13 को चेंज करेंगे। कंट्रोल को, जिसको रिमोट सिग्नल भी कहते हैं, पावर ऑन सिग्नल भी कहते हैं, कंट्रोल सिग्नल भी कहते हैं, पावर कंट्रोल भी कहते हैं। तो ये सिग्नल हमारा TL494 की आईसी को, चिप को एक्टिव करवाएगा। जब एक्टिव होगी तो पिन नंबर 8 और 11 ऑसिलेट करेंगी, पल्स विड्थ बनवाएंगी। ये बनवाने से ये दो ट्रांजिस्टर एक्टिव होंगे जो कि बार बार स्विचिंग करेंगे अपोजिट एक दूसरे के। यहाँ से होते हुए वोल्टेज गुजरेंगे, हमारे इन दो ट्रांजिस्टर की स्विचिंग होगी जो कि एक दूसरे के अपोजिट करेंगे। एक दफ़ा करंट फ्लो हमने डिस्कस किया कैसे गुजरेगी, दूसरी दफ़ा इस ट्रांजिस्टर से कैसे गुजरेगी। वोल्टेज बनेंगे, वोल्टेज बनने के बाद मॉनिटर होंगे फीडबैक के ज़रिए पिन नंबर 1 पे। और ये करने के बाद हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पे हमारा एक 3.3 रेगुलेटर है जो कि 3.3 वोल्ट को मॉनिटर करेगा। और एंड पे हमने डिस्कस किया कि हमारा ओवर वोल्टेज सर्किट कैसे काम करता है। अगर कोई भी वोल्टेज आउट ऑफ लिमिट जाएंगे तो ये क्या करेगा, इसकी पिन नंबर 13 को डीएक्टिवेट करवा देगा। 13 नंबर पिन अगर देखें तो डायरेक्टली हमारी यहाँ से ड्राइव हो रही है और साथ में यही कनेक्टेड है Q5 ट्रांजिस्टर के साथ। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, 200 वाट ATX पावर सप्लाई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फ्यूचर में मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन बटन प्रेस कर लें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि कमेंट मुझे मिलने में बाज़ औक़ात मुझे कई दिन लग जाते हैं,
क्योंकि कमेंट में रीड करता हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा चूँकि ट्रैफिक होती है, कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो इन दोनों नंबर में से व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं व्हाट्सअप पे आपको जवाब दूंगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।